ट्राइंगल्स, ठीक है ना। ट्राइंगल्स में आगे बढ़ने से पहले मतलब मोस्टली हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिमिलर ट्राइंगल। क्या पढ़ना है? सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है ना। इसका नाम ट्राइंगल्स रखा है बट हमें पढ़ना है सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है ना। ट्राइंगल्स तो हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, पता है ना ट्राइंगल्स के बारे में। उसमें हमने क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। वेरी गुड, एक मिनट बेटा। ठीक है बेटा, तो वहां हमने क्या पढ़ा था? वहां हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है ना। तो अब हमें डिफरेंस समझना है सिमिलर ट्राइंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं सिमिलर फिगर के बारे में समझते हैं कि सिमिलर फिगर का क्या मतलब होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, या एक सर्कल ले लेते हैं। मान लो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। कितना रेडियस है? 5 सेंटीमीटर, यानी R1। दूसरा एक और सर्कल लेते हैं जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर। एक हम दूसरा सर्कल लेते हैं, सपोज इसका रेडियस हमारे पास हो गया 2 सेंटीमीटर, यानी R2। हमने ये देखा कि R1 और R2 इक्वल नहीं है। R1 इज नॉट इक्वल टू R2, लेकिन दोनों ही सर्कल हैं, शेप दोनों की क्या है? सेम है, ठीक है ना। शेप क्या है? सेम है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी शेप सेम रहती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिमिलर फिगर्स। तो ये दोनों सर्कल सिमिलर है, लेकिन ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होते? जब इनकी रेडियस भी बराबर होती। तो कॉन्ग्रुएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सेम शेप होनी चाहिए और इक्वल एरिया होना चाहिए। सेम शेप होनी चाहिए और इक्वल एरिया होनी चाहिए, होगा तो वो फिगर कॉन्ग्रुएंट कहलाएगी। और अगर सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट पूरी कर दे कि शेप जो है वो सेम है, एरिया इक्वल हो या ना हो, अनइक्वल है, मतलब सर्कल चाहे 1 सेंटीमीटर का हो, 5 सेंटीमीटर का हो, 1.5 सेंटीमीटर का हो, शेप सेम रहने वाली है, तो वो सारी फिगर्स क्या हैं? सिमिलर फिगर्स हैं। समझ गए ना? क्लियर है? अब बेटा समझते हैं कि क्या एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर सिमिलर हो सकता है। जब ये वाली सिचुएशन आ जाए, अब क्या आने शुरू हुए? वर्टेक्स आने शुरू हो गए हैं। अब इस बात को समझते हैं। अगर मैं मान लो बात करूं सिर्फ दो रेक्टेंगल की, कि क्या दो रेक्टेंगल सेम सिमिलर हो सकते हैं। जैसे मान लो एक रेक्टेंगल मैंने ये बना दिया, ठीक है, एक और रेक्टेंगल बना देता हूं। एक रेक्टेंगल मैंने ये बना दी, सही है, ये बना दिया। अब जब वर्टेक्स आ गई और ये चेक करना है कि क्या इन्हें आप सिमिलर बोल सकते हो, तो यहां पर अब क्राइटेरिया सेम शेप वाला तो है, लेकिन वर्टेक्स और साइड के केस में क्राइटेरिया थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो वो क्राइटेरिया क्या होगा, इसको समझते हैं। कि मान लो ये हमारे पास हो गया ABCD, ये हो गया हमारे पास ABCD, और ये हो गया हमारे पास PQR और S। क्लियर है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, सपोज ये हर एक इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, विड्थ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ है 2 सेंटीमीटर। सही है ना? अब आपने ये देखना है कि क्या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। देखो जैसे AD अपॉन SP प्रोपोर्शनल है, 1/2 हो गया। BC अपॉन QR 1/2 हो गया। DC अपॉन SR 1/2 हो गया। AB अपॉन PQ 1/2 हो गया।
सबकी जो साइड्स अगर मैं मान लो लिखूं ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, सी डी अपॉन एस आर और डी ए अपॉन एस पी, सबका आंसर कितना आ रहा है? 1/2 आ रहा है ना। तो सारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई। यहां कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो रही हैं, रैंडमली कोई प्रोपोर्शनल नहीं हो रही हैं। क्या रैंडमली प्रोपोर्शनल हो रही हैं? नहीं। क्या हो रही है? ए डी अपॉन एस पी ही रखना पड़ेगा या ए डी अपॉन क्यू आर रखना पड़ेगा, ये हो सकता है। उसके बाद अब जरा एंगल पर ध्यान दो। एंगल सारे बराबर होने चाहिए, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए, तो सारे ही 90 डिग्री है। तो अगर ट्राइंगल में मतलब रेक्टेंगल में ऐसा क्राइटेरिया हो जाए तो ये दोनों फिगर कौन सी हैं? सिमिलर फिगर है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि मान लो ये हो जाए 3 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर हो जाए, अब सारी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है होंगी। एक आ जाएगा आपका 3/7, दूसरा आ जाएगा 1/2 1/2, तो प्रोपोर्शनल नहीं हुई ना। तो इसलिए रेक्टेंगल का जो केस है ना, आप ये नहीं कह सकते कि एवरी रेक्टेंगल इज अ सिमिलर फिगर, ये आप नहीं बोल पाएंगे। लेकिन एवरी सर्कल इज अ सिमिलर फिगर बोल पाओगे? क्या जितने मर्जी इनफाइनाइट सर्कल बना डालो, सबके सब शेप क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसी तरीके से बेटा अगर मैं एक 2 स्क्वायर की बात करूं, किसकी बात करूं? 2 स्क्वायर की बात करूं। मान लो एक स्क्वायर ये हो गया, स्क्वायर, मान लो एक स्क्वायर ये हो गया और एक और ये स्क्वायर हो गया। अब देखो, अगर मैं इस स्क्वायर की हर साइड को रख दूं 4 सेंटीमीटर और इसकी हर साइड को रख दूं 2 सेंटीमीटर, अब आप रैंडमली जो मर्जी साइड प्रोपोर्शनल कर लो, क्योंकि ये 4 है तो सारी 4 हो गई, ये 2 है तो सारी 2 हो गई। यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी साइड किसी के साथ रखोगे आंसर 1/2 ही आएगा। और अगर एंगल की बात करें तो एंगल क्या है? राइट एंगल है। तो एवरी स्क्वायर इज अ सिमिलर फिगर, यानी 2 स्क्वायर ऑलवेज सिमिलर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेक्टेंगल में प्रॉब्लम है। रेक्टेंगल में क्या देखना पड़ेगा? कोरस्पॉन्डिंग, अगर है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें, किसकी बात करें? इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें। मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमारी दूसरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल को समझो। अगर इसकी साइड सपोज हम रख दें 10 सेंटीमीटर और इसकी साइड हम रख दें 5 सेंटीमीटर, तो क्या सारी साइड 10 होगी? सारी साइड 5 होगी। अब जरा एंगल की बात कर लें, इसका एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल कितने डिग्री का होगा? कोई फर्क पड़ेगा अगर साइड छोटी हो गई तो एंगल पर? तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग कहने की जरूरत ही नहीं है, हर एक एंगल किसी से भी कंपेयर कर दो, हर साइड किसी से भी कंपेयर कर दो, तो हर साइड प्रोपोर्शनल, यानी 10/5 या 5/10, 1/2 या 2 हो जाएगी सारी। तो सारी साइड अगर अपॉन में रखा जाए तो सेम आंसर देगा, कोई भी साइड किसी के अपॉन में रख दो, एंगल कोरस्पॉन्डिंग बोलने की जरूरत नहीं, कोई भी एंगल बराबर हो जाएगा। तो एवरी पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। सर्कल का केस ये बेटा, सर्कल में अब रेशियो मान ले माने तो 2/5, एक ही तो इसमें डायमेंशन है, तो कुछ चेंज ही नहीं आ सकता, इसमें एंगल बन ही नहीं रहा है ना। एंगल की भी बात करो तो 360 डिग्री एंगल होता है, तो कोई भी सर्कल बनाओ एंगल 360 डिग्री। वहां क्या क्या देखना है? साइड देखना है और एंगल देखना है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्क्वायर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एवरी स्क्वायर इज सिमिलर फिगर, ठीक है, या पेयर ऑफ स्क्वायर इज सिमिलर फिगर, पेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर, और पेयर ऑफ सर्कल सिमिलर। तो सिमिलर फिगर समझ में आ गई। सिमिलर फिगर के लिए क्या चाहिए? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हों और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हों। बेसिक स्ट्रक्चर ये है। तो ये मैंने थोड़ा रफली इसको समझाया है। अब आप में आ जाना है बेटा एक
कैसे मतलब? दोनों देखना पड़ेगा ना, एक कैसे करोगे? तब नहीं, तब फिर आगे हमें पढ़ना है उसके लिए। सिर्फ इक्विलेटरल 100% कौन सी होती है उसको हम पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, अब अगर हम बात करें पेज नंबर 78 पर आ जाओ, एक्सरसाइज 6.1 पे बात करते हैं। कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। यस। ऑल स्क्वायर्स आर, ठीक है। ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स इफ, पहला, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। हो गया। गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। कोई बता दो, दो, बस सर्कल बना दो, इक्विलेटरल बना दो, स्क्वायर बना दो, इक्विलेटरल बना दो। नो सिमिलर फिगर, बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर। एक रोम्बस है और एक स्क्वायर है। कैसे? देखो, साइड्स तो प्रोपोर्शनल हो गई, साइड्स तो प्रोपोर्शनल हो गई, लेकिन क्या एंगल बराबर हुए? नहीं, तो एंगल बराबर नहीं हुए, इसलिए ये दोनों फिगर क्या हो गई? नॉन सिमिलर फिगर। समझ गए? कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस क्लियर हो गया? नहीं, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है? जिसमें एरिया और शेप दोनों सेम हो। जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो अगर ये भी 10 सेंटीमीटर वाली होगी तभी ये कॉन्ग्रुएंट होगी, अदरवाइज ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती। इक्वल फिगर होती है, वो इक्वल होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए, तभी वो क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगी। क्या क्या होता है? इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर में सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, लेकिन क्राइटेरिया क्या बन गया? अगर मान लो पॉलीगन्स आ रहे हैं तो ये देखना चाहिए भाई कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो। ठीक है ना? चलो बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, थ्योरम नंबर 6.1। थ्योरम नंबर 6.1 नोट अभी बाद में करना, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। थ्योरम नंबर 6.8 क्या कहती है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersect other two sides at different point, ठीक है, intersect other two side at different point, then it divides other two sides in the same ratio। ठीक है, ये तो मैंने बोला। अब बुक की देख लेते हैं, बुक क्या बोलती है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है, क्योंकि इस थ्योरम को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग लिख लोगे, ठीक है ना? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रथम, ये क्या दिक्कत है? और शॉर्टकट में इसे हम कहते हैं बीपीटी। क्या बोलते हैं? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी। ठीक है ना? स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टेट का मतलब स्टेटमेंट बतानी है, फिर उसे हमें प्रूफ करना है, बिल्कुल ठीक है ना? और इसे हम कहते हैं थेल्स थ्योरम। और इसे हम क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम। ठीक है, क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम, बीपीटी और थेल्स थ्योरम। शॉर्टकट में स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी एंड थेल्स थ्योरम। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा कि सबसे पहले आपको थ्योरम प्रूफ करनी होगी, जो 3 नंबर की आएगी, ठीक है, और 2 नंबर का क्वेश्चन उस पर बेस्ड आएगा। ठीक है ना? बाय यूजिंग प्रूफ सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है ना?
अब ये बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या बोलता है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल हो गई, ट्राइंगल हो गई हमारे पास ए बी और सी। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ध्यान से देखो, पैरेलल टू वन साइड इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तब लिख देते हैं इंटरसेक्ट अदर टू साइड, तो वहीं थ्योरम कट जाएगी। अदर टू साइड आप यहां पर भी बना सकते हो, ये देखो इंटरसेक्ट अदर टू साइड, लेकिन क्या वो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, वो सेम पॉइंट है, तो थ्योरम कुछ बनेगी नहीं। उसने क्या बोला, इंटरसेक्ट एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, किधर, डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो एक लाइन जो है पैरेलल हुई थर्ड साइड के, थर्ड साइड यहां बीसी को डिफाइन कर रहा है, अदर टू साइड को इंटरसेक्ट कर रही है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, उस पॉइंट का नाम रख देते हैं। एक पॉइंट हो गया हमारा डी और एक पॉइंट हमारा हो गया ई। देन इट डिवाइड अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। सेम रेशो का मतलब है कि ए डी अपॉन बी डी या डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ए बी और ए सी बराबर हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप रेशो इनकी निकालोगे तो वो सेम आएगी। जब आप रेशो निकालोगे ए बाई सी, समझ में आ रहा है, जब रेशो निकालोगे तो वो सेम आएगी। क्लियर हुई बात, ठीक है ना। तो अब इसमें हमारे पास गिवन क्या हो गया, गिवन हो गया हमारे पास इन ट्राइंगल ए बी सी DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। टू प्रूव, प्रूव हमें क्या करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन, सही है ना, समझ गए। मैं तू इधर आ जा, बुक छोड़ दे, बुक की जरूरत नहीं है, इधर आओ जल्दी आ, तेरे को बुलाया, तू इधर आ, अच्छा आ गया, बैठ जा आराम से, चल ठीक है, रुक जा 2 मिनट अभी, पहले ध्यान से समझ लो। ए डी अपॉन डी बी ए अपॉन ई सी बना दिया हमने, ठीक है ना। अब क्या करना है बेटा, अगर ये सारी रेशो चाहिए तो हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी, तो कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में हम आ गए कि सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू ए ई। क्या बनाया हमने, डीएम परपेंडिकुलर टू ए ई, नहीं इसको ए सी नाम दो, क्योंकि हम उसको अभी सीई में भी यूज करेंगे। पहली कंस्ट्रक्शन, ठीक है। दूसरी कंस्ट्रक्शन हमारी हो गई, ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है ना, ये दो हो गए। ज्वाइन बीई एंड सी डी, ये हमने ज्वाइन कर, इतनी कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है थ्योरम सॉल्व करते हुए, ठीक है ना, हाँ समझ गए ना, मतलब ये बातें याद रखनी है। तो अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन, और थ्योरम बहुत आसान है ये। कंस्ट्रक्शन क्या कहती है, ड्रॉ ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू AC and EN perpendicular to AB, join BE and CD, join BE and, ठीक है ना, ये आ गया हमारे, करेक्ट। अब चलते हैं बच्चों प्रूफ की तरफ। प्रूफ समझो,
प्रूफ क्या कहता है कि आपको इन सभी रेशो को कलेक्ट करना है, ठीक है ना, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई। तो सबसे पहले आपको आना है ट्राइंगल ए डी ई में, और इसको सोचना है ऑल्टीट्यूड ई एन के अकॉर्डिंग, मतलब मुझे इसके एरिया की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, समझ गए। तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, तो ये होगा हाफ, बेस आपका ए डी हो जाएगा और ऑल्टीट्यूड आपकी ई एन हो जाएगी। ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगी? ई एन। इक्वेशन नंबर 1। फिर बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको लेना है बी डी ई। क्या लेना है? बी डी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। अब बी डी ई को देखो तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बन रही है। ध्यान रखना, जो कंफ्यूजन आती है इसमें उसको अभी हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैं ये मार्किंग करूं, इस ट्राइंगल की मैं मार्किंग कर रहा हूं, ये पूरी, ये वाली दिखाई दे रही है, ये पूरी ट्राइंगल बनी है, समझ गए। अब इस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा? ये जो एक्सटर्नल ऑल्टीट्यूड है इसे माना जाता है। लेकिन बेस कहां तक लिया जाता है? बेस बीडी तक ही लिया जाता है। बेस कहां तक लिया जाता है? बीडी तक ही लिया जाता है। क्लियर हो गई बात? समझ गए। ये मतलब इस तरह से एक ट्राइंगल बन गई, देखो ऐसे ऐसे, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। अगर मुझे इसका ऑल्टीट्यूड चाहिए तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये देखो ऐसे, फिर इसे मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो इस वर्टेक्स की हाइट निकाली जाती है, कोई जरूरी नहीं को बेस पे ही आती हो, ठीक है ना। तो बेस बस उतना ही रहेगा जहां पर है वो। समझ में आ रही बात? ठीक है ना, क्लियर हो गई बात ये वाली। अब चलते हैं आगे, ये समझ गए तो फिर ये हो गया, कुछ नहीं है इसके, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट आते हैं, अब निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने क्या लिया है? बीडीई। तो अभी एरिया होगा हाफ, बेस आपका बीडी हो जाएगा और ऑल्टीट्यूड आपका ई एन ही रहेगा। ऑल्टीट्यूड क्या रहेगा? ई एन। इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट और सेकंड को कर देते हैं डिवाइड। डिवाइड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ए डी अपॉन बी डी चाहिए, जब तक डिवाइड नहीं करूंगा वो मिलेगी नहीं, सही है। तो अब हमने इसको कर दिया डिवाइड। तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। अगर डिवाइड करूं बेटा तो डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, हाफ और हाफ कट हो जाएगा, ई एन और ई एन कट हो जाएगा, फिर बचा क्या हमारे पास? ए डी बाई बी डी बच गया। आप भी पेपर में ऐसे ही लिख सकते, थर्ड आ गया, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम सिमिलरली देखें तो अब मैं चल रहा हूं सेम यही ट्राइंगल ए डी ई, लेकिन अब मैं ऑल्टीट्यूड प्रेफर कर रहा हूं डीएम। कौन से ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग? डीएम। तो फिर हमने निकाला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई। कौन सा? सी डी ई। अब इन दोनों के एरिया की बात करूं तो एडीई का एरिया हो गया हाफ इंटू एई मल्टीप्लाई विद डीएम, और नीचे क्या आ गया बेटा? हाफ मल्टीप्लाई विद एई की जगह सी डी आ जाएगा, मतलब सी डी हो जाएगा, बेस सी हो जाएगा, सॉरी बेस क्या हो जाएगा? सीई, और मल्टीप्लाई विद डीएम हो गया। क्लियर है यहां तक? सही है। नेक्स्ट पर आते हैं। तो अब ये बन गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डीई। एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डीई, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डीई इज इक्वल टू व्हाट? अब देखो दोनों में कौन कौन से कट रहे हैं, हाफ और हाफ गया, डीएम और डीएम गया, ए अपॉन सी या ई सी, ए अपॉन सी। ये रिजल्ट नंबर आ गया 4, सही है। अब दोनों के लेफ्ट साइड पर आप ध्यान दो, न्यूमरेटर ध्यान से देखो, ए डी ई न्यूमरेटर है, इक्वेशन नंबर 3 में भी न्यूमरेटर क्या है? ए डी ई है, तो यानी न्यूमरेटर तो इक्वल है। प्रॉब्लम कहां आ रही है? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर देखो तो बी डी ई है
और यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, सी डी ई है, ये दोनों तो बराबर नहीं है, ठीक है ना। अब 9th क्लास में पहले एक चैप्टर था, ठीक है, एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स एंड पैरेललोग्राम, वो डिलीट हो गया था, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हाँ, अब क्या करना है आपको, ये ध्यान से देखो जरा, अगर मैं यहां पर ध्यान देता हूं, इस पर ध्यान दो जरा, ये जो डीई है ना बेटा, पैरेलल लाइन है, डीई क्या है, पैरेलल लाइन है, और बीसी भी क्या है, पैरेलल लाइन है। तो यहां दो ट्राइंगल जो एडीई है, देखो जैसे एक ये बन रही है, ये देखो एक ये बन रही है, दूसरी ये बन रही है, जो हमें जरूरत है सी डी ई, ये दो ट्राइंगल बन रही है, इसको बोलते हैं ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस। सेम बेस का मतलब है कि दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉमन होनी चाहिए, तो वो देखो साइड डीई कॉमन है, सही है। और अब दो वर्टेक्स तो यहीं कवर हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल के, जो तीसरा वर्टेक्स है जो सेम बेस है उसके पैरेलल लाइन होनी चाहिए, और बाकी के वर्टेक्स इन्हीं दोनों पे आने चाहिए। तो ऐसे केस में जो ट्राइंगल्स बनती हैं इनके एरियाज हमेशा बराबर होते हैं। ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस क्या हो गया बेटा, डीई, सेम बेस का मतलब एक साइड कॉमन होनी चाहिए। तो देखो मैं अगर इसका नाम लूं बी डी ई, तो डीई इज कॉमन, सी डी ई तो डीई इज कॉमन, समझ गए। तो क्या एक साइड कॉमन आ रही है, ठीक है। थोड़ा इसको और समझा देता हूं, जैसे मान लो मैंने एक ट्राइंगल ये बना दी, क्या नाम है इसका, रख देते हैं ए बी सी, रख दिया। एक ट्राइंगल बच्चों ये बना दी, ये ई नाम रख दिया, बी सी ई। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक साइड कॉमन है, बी सी है, यानी आर ऑन द सेम बेस तो है, लेकिन जो ये वर्टेक्स डी और ई है, इसको अगर मैं ज्वाइन करूं तो वो बीसी के पैरेलल नहीं है। तो सेम बेस है बट नॉट बिटवीन सेम पैरेलल। तो ऐसे केस में जो ट्राइंगल्स बनती हैं उनके एरियाज बराबर नहीं होते। लेकिन अगर मान लो हमारे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, मैंने एक ट्राइंगल ये बना दी, ये देखो, और एक ट्राइंगल मैंने ये बना दी, ये देखो, समझ गए। अब ये ट्राइंगल हो गई ए बी सी, और ये ट्राइंगल मान लो पी हो गई, लेकिन ट्राइंगल का नाम ये है, पीसीबी नहीं है ट्राइंगल का नाम, ट्राइंगल का नाम क्या है, पी ए बी और पी बी सॉरी सी बी ए। तो इनका एक कॉमन बेस हो गया। अब बाकी के दोनों वर्टेक्स को देख लो, जिस लाइन पर है वो उसके बेस के पैरेलल होनी चाहिए, लाइन है वो, तो ये कौन सी हो गई, आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो ऐसे केस में इन दोनों के एरियाज क्या होंगे, बराबर होंगे। अब समझ में आया, ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, ठीक है ना। किनको कैसे करोगे, यस, इसी कहाँ कॉमन है, और सोचो और क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है समझ आ गया सबको, आर ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, ठीक है। इसकी तो वही खत्म हो गई भाई, इससे ज़्यादा बैक ही नहीं जा सकता ये, इसे तो फिगर ही खराब कर दी। चल कोई बात नहीं, नोट कर लेना, ठीक है ना, समझ में तो आई गया, ठीक है। इसकी भी अपनी समस्याएं हैं, लिमिटेशंस में जी रहा है ये भी। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, कौन सी ट्राइंगल है, ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। रीजनिंग क्या होगी, बिकॉज ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, बिकॉज ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस, बेस का नाम क्या है, सेम बेस DE, and between same parallel lines and between same parallel
PE पैरेलल टू BC, इसलिए इनके एरियाज क्या हुए, बराबर। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, लेफ्ट साइड बराबर AD अपॉन BD, क्या हुआ, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC या CE। रिजल्ट हो गया हमारा प्रूफ, रिजल्ट क्या हो गया, प्रूफ। समझ में आ गया सबको, ये हमने कर दिया प्रूफ। ये है BPT की बेसिक फॉर्म। कन्वर्स ऑफ BPT, ये कौन सी थी, थ्योरम नंबर 6.1, वो शायद 2 है, चेक कर जरा, हाँ थ्योरम 6.2 है। नेक्स्ट बेटा 82, थ्योरम 6.2, इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना, तो ठीक रहेगा। इसमें स्टेटमेंट नहीं है, इसको आपको समझना है, ओ सॉरी स्टेटमेंट नहीं, प्रूफ नहीं है, बस समझना है क्वेश्चन। थ्योरम 6.2, कन्वर्स ऑफ BPT या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, कन्वर्स ऑफ BPT। ये तो सभी जानते हो बेटा, कन्वर्स का मतलब क्या हो गया, रिवर्स, ठीक है ना, उल्टा। अब कन्वर्स में क्या होता है कि जो आपने यहां प्रूफ किया है ये आपको गिवन है, और जो गिवन है पैरेलल वो आपको प्रूफ करना है, उल्टा हो जाता है। तो अब इसमें कन्वर्स ऑफ BPT में क्या होता है कि सपोज हमारे पास ट्राइंगल है ABC, स्टेटमेंट कहती है इफ अ लाइन intersect other two side, या in a triangle if a line intersect other two side at distinct point in the same ratio, then the line is parallel to the third side, then the line is parallel to the third side. If a line intersect other two sides of a triangle in the same ratio, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया हमारा, एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट D हो गया, ये पॉइंट E हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोलेगा कि अब इफ और देन में बच्चों समझा रहा हूं, इसमें जो कंडीशन रहेगी, इफ का मतलब जो गिवन है हमें, इफ हो गया हमारे पास AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं देन DE पैरेलल टू BC, तो DE क्या होगा, BC के पैरेलल होगा। समझ में आ रहा है, रिवर्स क्या था, इफ DE पैरेलल टू BC देन AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब एक बात और नोट करो तुम लोग, ध्यान से समझो इस बात को। क्या होता है बच्चों कि क्वेश्चन के अंदर कई बार इस तरीके से भी कन्वर्स या BPT थ्योरम बनाई जाती है, जैसे हमने पढ़ा AD अपॉन DB, तो ऐसे भी होता है AD अपॉन AB लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, AD अपॉन AB, छोटा पार्ट और बड़ा पार्ट, इज इक्वल टू AE अपॉन AC। लेकिन ये जो है ना, ये BPT का रिजल्ट है आगे, ठीक है ना। मान लो ऐसे आ रहा है आपके पास, तो आपको हिंट मिल जाना चाहिए कि हाँ मैं इसको इसमें आराम से कन्वर्ट कर सकता हूं, ये फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके दिमाग में बस बेसिक यही होना चाहिए, और जब भी सिर्फ इन साइड को रिलेट किया जाएगा, समझ जाओ BPT या कन्वर्स ऑफ BPT की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, BPT और कन्वर्स ऑफ BPT की बात हो रही है। अगर ये थर्ड साइड को रिलेट कर रहा है तब फिर सिमिलर ट्राइंगल की तरफ हमें जाना पड़ता है। अगर ये थर्ड साइड में कुछ भी प्रूफ करना, रिलेट करना, कुछ भी दे रहा है, जो ये पैरेलल लाइंस हैं, तो समझ जाओ सिमिलर ट्राइंगल की तरफ हमें जाना पड़ेगा। ये छोटी सी एक ट्रिक है क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है ना। समझ में आया, ऐसा कह सकता है, या ऐसा कह सकता है AB अपॉन DB, AC अपॉन AE, या ऐसा कह सकता है कि भाई क्या लिया था मैंने पहले, AB अपॉन BD, AC अपॉन EC, या ऐसे कह सकता है AB अपॉन AD, AC अपॉन AE। इन्हीं में अगर रिलेशन घूम रहा है,
मतलब जो डिवीजन वाले हैं, तो समझ जाओ बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है ना। तो बीपीटी क्या हो गई, लाइन पैरेलल होगी, अदर टू साइड को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। दूसरी बात क्या हो गई, अगर लाइन डिवाइड कर रही है सेम रेशो में तो वो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स, और पैरेलल गिवन है रेशो प्रूफ करना है तो बीपीटी। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। क्लियर है। अब नोट कर डालो। एग्जाम्पल नंबर 1 पर आ जाओ बच्चों, पेज नंबर 82। ठीक है ना, यहां से और आपको समझ में आने शुरू हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1। है ना, रटना नहीं है, ध्यान से पहले एग्जाम्पल्स को समझना है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई। अभी क्या बोल रहा है, एक लाइन इंटरसेक्ट करती है और उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, रिस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी। अब टर्म क्या यूज हुई, पैरेलल टू बी सी। पहले इतना यूज करके आप वो ट्राइंगल बनाओ। वैसे तो लिखा हुआ है सी इन फिगर 6.13, तो यानी इस क्वेश्चन में फिगर होगी। अगर क्वेश्चन में फिगर के बारे में बोला गया तो होगी, नहीं तो फिगर नहीं होगी। ठीक है ना, खुद बनानी पड़ेगी। तो हमने बनाई एक ट्राइंगल एबीसी। अब साथ साथ कोई नहीं नोट करेगा, पहले पूरी बात समझेगा। ये हमने बनाई ट्राइंगल एबीसी, शायद यही है। इफ अ लाइन, देखो, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली इज पैरेलल टू बी सी। जैसे ही बेटा इसने पैरेलल टू बी सी कहा तो 95% ये क्लियर हो गया कि यहां पर बीपीटी लगेगी। कितने परसेंट, हाँ पूरा 100% नहीं, 95%। बाकी 5 रुक जा, इंतजार कर ले। बाबा समझ रहा है तू तो। अब फिर क्या है सर, ये 95 कैसे आपने निकाला? अब तुझे नहीं पता चल रहा, मैं पागल बना रहा हूं याद करने के लिए, समझ गए? अब ये कैसे निकालूंगा? ठीक है, हाँ, तो बढ़ते हैं आगे। कभी कभी एक्सपीरियंस गलत होता है। बीसी प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी। ध्यान से समझो, अब ये 100% में कैसे कन्वर्ट होगा कि ये बीपीटी ही है। क्या बोल रहा है बेटा, ए डी अपॉन ए बी। क्या बोल रहा है, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। सही है ना, मतलब जो कुछ रिलेशन है वो इन साइड्स में है। जो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इनमें आपसे प्रूफ के बारे में कुछ नहीं पूछा जा रहा है। तो 100% हो गया कि ये पूरा क्वेश्चन बीपीटी से ही होगा। समझ में आ गया? पैरेलल लाइन है, 95% श्योर हो गए। ठीक है ना। 100% कब श्योर होंगे, जब ये मिडल लाइंस की, यानी जो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इनके बारे में प्रूफ में कुछ नहीं पूछा जा रहा, तो समझ जाओ बीपीटी से ही काम चल जाएगा। अगर बाई चांस डी और बीसी के बारे में कुछ भी कहा जाता तो समझ जाओ बिना सिमिलर ट्राइंगल के क्वेश्चन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? और कोई डाउट तो नहीं? अब आते हैं बच्चों गिवन पर। लिखो मत, ध्यान से पहले समझो मैं क्वेश्चन को करता कैसे हूं, नहीं तो कहोगे सर ज्योमेट्री रटनी पड़ रही है। मैं नहीं चाहता कि कोई रटे, या तो करे ही मत, और करे तो ढंग से करे। इन ट्राइंगल एबीसी DE पैरेलल टू BC, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू BC, टू प्रूव, क्या प्रूव करने को कह रहा है, AD अपॉन, याद आ गया, पढ़ाया था ना, इज इक्वल टू AE अपॉन AE अपॉन। सही है ना। अब आ जाओ प्रूफ। जब भी बेटा बीपीटी आप लगाएंगे, बीपीटी उसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे जो मेन थ्योरम, तभी आपको याद रहेगी, नहीं तो भूल जाओगे। क्या लगाना है,
AD अपॉन BD या DB, AE अपॉन EC, जो मर्जी आपसे पूछे। आपको अगर BPT लगानी तो आप यही लगाओगे, उसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, बिकॉज ट्राइंगल या सॉरी बिकॉज DE पैरेलल टू BC, ठीक है, देयरफॉर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ये रीजनिंग लिखना बहुत जरूरी है बाय BPT, शॉर्टकट में नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। BPT लिख दिया, अब बढ़ते हैं आगे। अब प्रूफ पे आओ, हमेशा आपका फोकस प्रूफ पर ही होना चाहिए कि कैसे ये रिजल्ट आएंगे। अब आपको ये समझना है कि भाई मेरे को AD चाहिए, यस AD है, AE चाहिए, यस AE है। इसका मतलब समझो, इन्हें बिगाड़ने का मतलब है कि क्वेश्चन हाथ से गया, ये तो एज इट इज रहेंगे, इन पे कुछ चेंज नहीं आना चाहिए। क्या DB की जरूरत है, क्या अब EC की जरूरत है, नहीं। अब ध्यान रखना है कि रेशो में जो रेशो आपको बचानी है वो हमेशा न्यूमरेटर में वो हमेशा डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, बट यहां तो न्यूमरेटर में है, जिसको हटाना है वो डिनोमिनेटर में। तो आप क्या करेंगे, यहां पे पहले रेसिप्रोकल कर देंगे। दिस इंप्लाइज DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, ये हमने चेंज कर दिया, बात ठीक है। अब DB को आपको कन्वर्ट करना है अपने गिवन रिजल्ट की तरफ, यानी AB की तरफ। तो BD को आप लिख सकते हो AB माइनस AD, लिखा जा सकता है ना। क्या लिखा मैंने, AB माइनस AD, और नीचे क्या आ गया, AD। इधर आ जाओ, EC को क्या लिख सकते हो, AC माइनस AE, और नीचे क्या आ गया, AE आ गया। अब एलसीएम को कर दो सेपरेट, AB अपॉन AD माइनस AD अपॉन AD, AC अपॉन AE माइनस AE अपॉन AE। अब देखो AD और AD बच्चों, AD और AD, AE और AE, ठीक है। दिस इंप्लाइज AB अपॉन AD माइनस 1 AC अपॉन AE -1, -1 और -1, तो आ गया AB अपॉन AD, AC अपॉन AE। दिस इंप्लाइज, फिर रेसिप्रोकल कर दो, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, रिजल्ट आ गया हमारा। वो फिर रेक्टाफिकेशन हो जाएगा। आपको कहूंगा +1 कर देना बोथ साइड। अब आप कहोगे कैसे कर दें, अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें क्यों ना कर दें हम, समझ गए। तो रेक्टाफिकेशन हमने नहीं किया है, मैंने ये समझाया है। मैं हमेशा आपको पढ़ाता हूं कि क्या जरूरत है और किसे एलिमिनेट करना है और उसे कैसे एलिमिनेट करते जाना है, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो किताबी सॉल्यूशन नहीं देखो, आराम से करो, इसे समझो और उसी हिसाब से क्वेश्चंस को समझना शुरू करो, तो ज्योमेट्री समझ में आएगी। अगर मैंने भी रटा होता तो मैं भी यही कहता, एडिंग +1। तुम कहते क्यों, मैं कहता करो। समझ गए, यही होगा, एनसीईआरटी में है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से उसको समझना है, ठीक है, नोट करो।